अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। कल हमने लेक्चर 4 से इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और आज लेक्चर 5 के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करेंगे। इसमें बेसिकली जो हमारे पास की चीजें हैं, हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ चैप्टर 3 के अंदर हमने कल की क्लास में अगर आप रिकॉल करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स और जो डेटा एनालिटिक्स की साइकिल है वो कंप्लीट कर ली थी। और असल में ये साइकिल जो है इसको हमने डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट से ही समझ लिया था कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा सेट्स को एग्जामिन करना और उसमें से पैटर्न्स, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, इनसाइट्स निकालना जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो। तो इसमें जो एग्जामिनिंग डाटा सेट्स का वर्ड था, इसमें हमने पहले फोकस किया डाटा सेट के ऊपर कि डाटा की कलेक्शन होनी चाहिए, फिर उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। फिर जब हमने बात की एग्जामिनेशन की तो एक इनिशियल एग्जामिनेशन थी और एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन थी। इनिशियल एग्जामिनेशन डाटा एक्सप्लोरेशन में थी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन डाटा मॉडलिंग के अंदर थी, जिसके अंदर फिर हमने फर्दर काफी सारी टेक्निक्स पढ़ी के क्या क्या टेक्निक्स पढ़ी थी, रिग्रेशन की, क्लस्टरिंग की, क्लासिफिकेशन की। क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में क्या फर्क था? क्लस्टरिंग जो है ना वो अनसुपरवाइज लर्निंग है और एक डिस्कवरी का मेथड। ठीक है, क्लस्टरिंग जो है ना वो अनसुपरवाइज्ड है और डिस्कवरी का मेथड है। जबकि क्लासिफिकेशन जो है ना वो फिर आगे प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है कि अब हो क्या सकता है। फॉर एग्जांपल हमने आइडेंटिफाई किया कि इन लोगों का कॉल यूजेज, डाटा यूजेज ज्यादा है, इनका मीडियम है, इनका कम है, ये क्लस्टर्स बन गए। अब आगे क्या हो सकता है कि ये कस्टमर रुके या चला जाए। वो जो आगे हो सकता है कि कस्टमर रुके या चला जाए, जिसको हमने लेबल्स असाइन कर दिए। रुकना इज वन लेबल, चले जाना इज अनदर लेबल। ये क्या थी? क्लासिफिकेशन थी। और उसके अलावा टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग और रिग्रेशन में क्या फर्क था कि टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के अंदर आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, वो हमेशा क्या होगा? टाइम। फिर उसके बाद क्या था? वही कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स में एग्जामिनिंग डाटा सेट्स। एग्जामिनिंग ये पार्ट है, डाटा सेट्स ये पार्ट है। फिर उसके बाद क्या था? इंसाइट्स जनरेट करना, वो इंटरप्रिटेशन इंसाइट्स में आ गया, और उसकी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करना, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। और क्योंकि ये साइकिल हमने शुरू में पढ़ा था कि इटरेटिव इन नेचर है, मतलब ये नहीं है कि हमने डिसीजन मेकिंग कर लिया तो बात खत्म होगी। तो फिर उसको क्या करना है? मॉनिटर करना है और ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज करना होता है मजीद इंप्रूव करना, मजीद इंप्रूव करना। अच्छा, अब आज की क्लास में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, जिसके अंदर जो हमारे पास चौथी स्टेज है वो क्या है? जो सी सेक्शन सी है इस चैप्टर का, वो है डेटा एनालिटिक्स स्टेजेस इंक्लूडिंग इंडस्ट्री एप्लीकेशन के डिफरेंट इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के स्टेजेस नजर आ रही होंगी डेटा एनालिटिक्स। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स की स्टेजेस का मतलब ये है कि जो एनालिसिस होता है ना उसकी डिफरेंट आप कह लें कि लेवल्स हैं। एनालिसिस किया जाता है डाटा। अगर वैसे डाटा पड़ा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है, इस बात पे तो हम सब एग्रीड है। अब जो डाटा से इंसाइट्स जनरेट करनी है ना उनकी नेचर फर्क हो सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ एनालिटिक्स की नेचर ये होती है कि वो बताते हैं क्या हुआ। डाटा बता रहे, डाटा का जब एनालिसिस किया तो पता लगा क्या हुआ। क्या हुआ यहां से पता लगेगा, क्यों हुआ यहां से पता लगेगा, आगे क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। क्या, क्यों, आगे क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। क्या मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, क्यों मतलब डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, आगे क्या हो सकता है मतलब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, और हमें क्या करना चाहिए दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है
जैसे डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहला सवाल करता है क्या हुआ, ठीक है, आप क्यों आए हैं। उसके बाद आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा अंग्रेजी का, डायग्नोसिस। ये जो क्या हुआ वो पूछो ना, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव। आगे क्या होता है, डायग्नोसिस, रीजन, कि ये जो प्रॉब्लम है इसका मेन रीजन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर गला खराब है तो उसका रीजन कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसका रीजन कोई एलर्जी भी हो सकती है। ये दो अलग अलग रीजन है। तो ये क्या है, डायग्नोसिस, जिसको उर्दू में आप कहते हैं ना मर्ज की तशखीस करना, ये डायग्नोसिस है। आपने नाम सुना इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, तो वो मर्ज की तशखीस, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद क्या है, आगे क्या हो सकता है, और उसके हल के लिए डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते। एक प्रिस्क्रिप्शन मतलब वो जिस पर दवाइयां लिखी होती हैं या परहेज फॉर एग्जांपल बताते, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव। तो ये बेसिकली कुछ इंटरेस्टिंग नाम है इनके, लेकिन जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू होगा तो आप समझेंगे कि ये कोई इतना साइंटिफिक नहीं है। वैसे डेटा एनालिटिक्स की 4 स्टेजेस को जहन में रखने के लिए डी स्क्वायर पी स्क्वायर का निमोनिक जो है वो आप माइंड में रख सकती हैं। पहली चीज क्या है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में जो पहली बात हम कर रहे हैं वो है व्हाट हैपेंड, ठीक है। हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर जो पहली बात कर रहे हैं वो क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, कुछ आप आइडेंटिफिकेशन कर रही हैं कि हुआ क्या है, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रही हैं, पास्ट इवेंट्स, पास्ट डाटा की मदद से। मतलब जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसको एनालाइज कर रहे हैं, जो हिस्टोरिकल डाटा, जो हिस्टोरिकल डाटा आपके पास अवेलेबल है उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल्स पिछली दफा के मुकाबले में 10% कम हो गई, या आपके पास 3 प्रोडक्ट्स थी ए बी सी, हिस्टोरिकली मतलब पिछले 10 सालों में जो इनकी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थी वो क्या थी, इसकी थी 50%, इसकी थी 30% और इसकी थी 20%। इस साल में या इस क्वार्टर में फॉर एग्जांपल क्या हुआ है कि प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन जो है वो हो गई है 30%, इसकी 20% और इसकी 50%। तो ये जो एनालिसिस इस टाइम आपके सामने है ना, ये जो एनालिसिस इस टाइम आपके सामने है, ये है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये डिस्क्राइब कर रही हैं कि ये हुआ, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। व्हाट हैपेंड, दिस हैपेंड। बात थोड़ी समझ में आ रही है, कैसे हमने ये समरी जनरेट की। ये हमने एक समरी जनरेट की। मैं इसको समरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सी सेल ट्रांजैक्शन हुई होंगी प्रोडक्ट ए की, मतलब अलग अलग कस्टमर्स ने उसको खरीदा होगा। हमने उन सारों को पहले जमा किया प्रोडक्ट वाइज, फिर टोटल सेल्स कैलकुलेट की, और फिर प्रोडक्ट ए की सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, प्रोडक्ट बी की सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल। ये बात समझ में आ रही है, तो आपको ये लॉजिक क्लियर है कि ये समराइजेस क्यों करेंगे, एक समरी फॉर्म में है ना, एक उसका खुलासा है ना। मैं आपको एक एक ट्रांजैक्शन तो नहीं बता रहा। तो समराइजेज पास्ट इवेंट्स, और पास्ट इवेंट्स को कैसे समराइज किया, स्टैट्स की टेक्निक्स की मेथड से, स्टैटिस्टिकल टेक्निक से, स्टैटिस्टिकल मेथड से। फॉर एग्जांपल इसमें परसेंटेजेस रेशियोज भी यूज हो सकती हैं, और इसमें हम अभी आगे देखेंगे कि ग्राफ्स भी यूज हो सकते हैं। और ये दोनों चीजें आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होंगी। ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर आपने कोई ग्राफ्स वगैरह भी बनाने सीखे होंगे, और रेशियो एनालिसिस भी आपको पता होगा। अच्छा, ये क्या है,
इसके लिए वर्ड का यूज है प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। देखें, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्या हुआ है, आप अगली से क्यों, क्यों से पहला सवाल, किसी भी चीज के क्यों से पहला सवाल हमेशा क्या होता है, क्या। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि वो क्या है, फिर उसकी चैप्टर 1 याद करें। हमने पहले डाटा की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी या पहले ये समझा था कि डाटा क्या है? आई थिंक हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज डाटा, आगे हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि व्हाई इज डाटा इंपॉर्टेंट, लेकिन व्हाई से पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। तो ये बेसिकली जो व्हाट है, इस वजह से इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, ये बेस है। ये तो हमें पता ही है कि डेटा एनालिटिक्स से डिसीजन मेकिंग करनी है, लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग की बेस देखा जाए तो वो कौन सी स्टेज है डेटा एनालिटिक्स की, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अच्छा, इसमें अब जो टेक्निक्स है, मतलब ये जो क्या हुआ इसको जानने के लिए किस किस्म की टेक्निक्स यूज की जाती हैं, वो अभी हम देखते हैं। वो टेक्निक्स बेसिकली 3 है, और इसको आप आलू वाले समोसे के तौर पर माइंड में रख सकती हैं। ये निमोनिक्स असूली तौर पे आपको पता करना क्या चाहिए, हर चैप्टर के ना निमोनिक्स अलग से रजिस्टर के एंड पे नोट करते जाए और उसकी फुल फॉर्म भी साथ लिखते जाए। उससे ये होगा कि आपको एक गो में क्विकली वो रिवाइज करने का चांस मिलेगा। अच्छा, इसमें पहली जो टेक्निक है, हमने करना क्या है, हमने ये तो हमें पता लग गया कि हमने समराइज करना है पास्ट इवेंट्स। जैसे कि ये जो टेबल है, ये आपकी एक समरी आ रही है। तो अब इसमें डिफरेंट चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ये जो ए यूज किया वर्ड, ये क्या है, डेटा एग्रीगेशन। वी फॉर विजुअलाइजेशन एंड सी एस फॉर समराइजेशन। तो डेटा एग्रीगेशन क्या है, एग्रीगेट करने का मतलब, ये क्योंकि आगे भी आपके डिफरेंट कोर्सेज में वर्ड यूज होता है, एग्रीगेट करने का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, जमा करना। ठीक है, एग्रीगेट करने का मतलब क्या है, चीजों को इकट्ठा करना, जमा करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कैफ 1 से कैफ 8 तक के सारे स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में एग्रीगेट कर दें, तो मतलब जमा करना। अच्छा, अब इसमें क्या है, कंबाइनिंग डाटा। तो फोकस किस चीज पे, कंबाइन करने पे मल्टीपल सोर्सेस से, ताकि क्या मिले, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिले। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपके पास ये एक इलिस्ट्रेशन है, ये जो एक ग्राफ नजर आ रहा है आपको, ये जो एक ग्राफ नजर आ रहा है, ये टोटल क्वार्टरली सेल्स ट्रेंड का ग्राफ है। ये कंपनी है जो कि डिफरेंट सिटीज में अपनी प्रोडक्ट बेचती है। डिफरेंट सिटीज में जो सेल हुई, उनको क्या कर दिया, कंबाइन करके एक ग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, डेटा एग्रीगेशन। ये क्या है, डेटा एग्रीगेशन। दूसरी चीज क्या है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करने से हमेशा आपके दरमियान में क्या वर्ड आना चाहिए, कोई पिक्चर, कोई ग्राफ, कोई चार्ट। विजुअलाइजेशन का जो वर्ड है ना, वो पिक्चर, ग्राफ या चार्ट से है, कि एक पिक्टोरियल फॉर्म में, एक पिक्टोरियल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डाटा आ रहा है, ये आपके पास डाटा है, मैं कंप्यूटर को कमांड दूं कि इसका एक पाई चार्ट बना दे। पाई चार्ट सुना हुआ आप लोगों ने? मतलब वो इस तरह से बनेगा कि इस तरह की एक डायग्राम होगी, 50% सी है ना, तो वो कहेगा ये सी है। 30% जो है वो ए है, तो ज्यादा पोर्शन जो है वो 30% को सपोज ये दे दिया, और 20% जो है वो इसको दे दिया, बी को दे दिया। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? ये अगर मैंने इसी टेबल को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या कहलाएगा, विजुअलाइजेशन। जब भी आप कोई ग्राफ की मदद ले रहे हैं, कोई चार्ट की मदद ले रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक विजुअलाइजेशन है, वो एक विजुअलाइजेशन है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है समराइजेशन। समराइजेशन का वर्ड निकले डेटा में से
कोई डाटा को समराइज करना, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने आपको समरी डाटा कैलकुलेट करके दिया, ये वाला जो डाटा है, दिस इज बेसिकली अ समरी डाटा। अच्छा, इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है और आपने जिस तरह स्टैटिस्टिकल ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थे, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस, ये तमाम अगर आपने चीजें कैलकुलेट कर ली, ये तमाम चीजें अगर आपने कैलकुलेट कर ली, तो ये क्या है, आपने डाटा को समराइज कर लिया। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी जो एवरेज परचेज पर डे है वो है 10,000। तो ये क्या है, ये है समराइज। मैंने आपको पूरा एक एक कस्टमर की परचेजिंग की तफसीलात नहीं दी, मैंने आपको एक एवरेज, एक मीन वैल्यू बता दी। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका समराइजेशन है। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपको इसने क्या कर दिया, एक बार चार्ट के अंदर समराइज करके दे दिया कि भाई फूड एंड ग्रोसरीज से इतनी सेल्स हैं, ये जो फूड एंड ग्रोसरीज हैं इससे इतनी सेल है, ये टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो कि हाईएस्ट सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो आपको ये डाटा जब आपने देखा, तो अब आप इसमें से कोई एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या इस पिक्चर को देखकर आप बता सकते हैं कि ये मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, यहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, ये लो सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? मैंने ये डाटा, ये ग्राफ देखा और मुझे आइडिया हो गया कि ये किस तरीके से मुझे एक मैसेज दे। और जो मैंने आपको बात की थी ना कि जो डाटा होता है जब आप उसको एनालाइज करते हैं, तो वो कोई ना कोई मैसेजेस, कोई ना कोई इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसने ये इंसाइट्स आपको प्रोवाइड। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखें, तो ये आपको डाटा रीजन वाइज भी गिवन है कि किस रीजन में कौन कितनी सेल्स हो रही है। क्या इस डाटा की बेसिस पे आप कोई इंसाइट जनरेट कर सकते हैं? बताएं क्या इंसाइट है। शाबाश, एक्सीलेंट, सबसे ज्यादा सेल्स पेशावर में हो रही। अभी मुझे ये नहीं पता क्यों, अभी मुझे सिर्फ ये पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो अब आप खुद सोचें, अगर इस डाटा को ऐसे एनालाइज, ऐसे समराइज ना किया जाता, ऐसे विजुलाइज ना किया जाता, ऐसे एग्रीगेट ना किया जाता, ये है डिसएग्रीगेशन। यहां पर तोड़ दी है, लेकिन समरी फॉर्म में तोड़ा है। ऐसा नहीं किया कि पिशावर में एक एक सेल की डिटेल आपको दी जा रही। ये बात समझ नहीं? तो आपको फौरन से ये जो डिफरेंट चीजें थी, फॉर एग्जांपल जो पहला आपके पास ये वाला बार चार्ट था, इसको देख के आपको फौरी तौर पर ये चीज पता लग गई कि भाई ये जो पहले दो प्रोडक्ट्स हैं ये हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स, एक इंसाइट मिली। यहां से आपको पता लगा अच्छा सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। यहां से आपको पता लगा कि पिशावर रीजन में सेल्स बड़ी अच्छी है। आप खुद सोचें, अगर ये डाटा के ऊपर इस तरह की समराइजेशन, एग्रीगेशन, विजुअलाइजेशन ना की जाती, तो क्या आपको ये चीजें पता लगती? अगर डाटा अलग अलग हर प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन पड़ी हुई है, तो ये मैसेजेस, ये इनसाइट्स आपको नहीं मिली। अच्छा, इसके बाद जब आपको ये पता लग गया कि व्हाट हैपेंड, तो द नेक्स्ट रीजन इज, the next stage of data analytics is diagnostic analytics. Why did it happen? अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, जो व्हाट हैपेंड है ना, उसमें पॉजिटिव चीजें भी हो, हैपनिंग्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। और आपने दोनों में से इंसाइट्स
जनरेट करनी है। आपने दोनों के रीजंस को समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने ये तो कह दिया कि पेशावर की सेल्स हाईएस्ट है। क्या ये भी हमारे लिए कंसर्निंग नहीं है कि लाहौर की सेल्स लोएस्ट क्यों है? अभी हमें ये नहीं पता लगा क्यों है, लेकिन हमें ये पता है ये लोएस्ट, ये पता लगा कि ये लोएस्ट है। अब डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो डाटा निकला, जो समरी निकली, जो ग्राफ बता रहा है, ये क्यों हुआ। तो इसमें क्या करें, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ट्रेंड्स स्लैश एनॉमलीज। इधर दो वर्ड्स हैं, ट्रेंड्स स्लैश एनॉमलीज। एनॉमली, ट्रेंड का तो मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ट्रेंड, एक अंडरस्टैंडेबल पैटर्न है। एक चीज क्या है एनॉमली, के सेल्स जा रही थी यूं, एकदम से हो गई यूं, और फिर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती रही। तो ये जो पार्ट है इसको मैं क्या कहूंगा, ये एक एनॉमली है, एक वन ऑफ इवेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लास में स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो, एक स्टूडेंट पूरा सेशन फिजिकली क्लास में ना आए, एक दिन आ जाए, तो हम कहेंगे ये एक एनॉमली है, ये एक वन ऑफ इवेंट है, ये रेगुलर चीज नहीं है। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? तो एनॉमली क्या होता है, कोई भी वन ऑफ इवेंट, कोई भी वन ऑफ इवेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल सेल्स इफेक्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी कॉस्ट का एक रीजनेबल पैटर्न था, ऑल ऑफ अ सडन कॉस्ट इंक्रीज कर गई। रीजन क्या है, फॉर एग्जांपल फ्लड्स आए, तो वो एक एनॉमलस चीज होगी। एनॉमलस मतलब क्या हो गया, वन ऑफ। ट्रेंड मतलब रूटीन। एनॉमली और ट्रेंड में फर्क क्या है, एनॉमली मतलब वन ऑफ और ट्रेंड मतलब रूटीन। हाँ, अब अगर ये चीज एक पैटर्न बन जाए तो फिर इट विल नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज एन एनॉमली। फॉर एग्जाम्पल अब अगर फ्लड्स का एक कंसिस्टेंट पैटर्न ही बन जाए तो शायद वो एनॉमली कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक रूटीन में कन्वर्ट, ठीक है, वो तो एक रूटीन में कन्वर्ट। इन्फ्लेशन अगर है तो वो तो एक ट्रेंड है, वो तो एक ट्रेंड है, ट्रेंडिंग है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड अपना डिस्प्ले कर रही है। जो एनॉमली होती है ना, वो होता है कोई एक्सेप्शनल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मई के महीने में इस साल जो हुआ, जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट, दैट इज एन एनॉमलस इवेंट। उसकी वजह से अगर कंपनीज की कोई सेल्स डिप हुई होंगी, तो दैट वी विल कॉल एज एन एनॉमली, कि ये वन ऑफ इवेंट है, वी डोंट सी वॉर्स एवरी डे। बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है? हाँ, जैसे कोरोना था, पेंडेमिक है जैसे, तो वो एक, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड एग्जांपल, वो एक वन ऑफ इवेंट, वो एक वन ऑफ इवेंट। अच्छा, इसमें अब क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, क्योंकि हमने हमारे लिए जरूरी है कि जो कुछ हुआ हमें उसका क्या पता हो, रूट कॉज पता हो। रूट कॉज का मतलब क्या होता है, रूट कॉज का मतलब है फसाद की जड़। ये मतलब पॉजिटिव चीज है तो फसाद नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मसला है तो रूट कॉज का मतलब क्या है, फसाद की जड़। कि क्या प्रिंसिपल रीजन जो हुआ, उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन क्या है। तो इसके लिए जो टेक्निक्स हैं, तीन टेक्निक्स बेसिकली आपके पास है, सीडीए, कोरिलेशन, ड्रिल डाउन एंड एनॉमली डिटेक्शन। कोरिलेशन, ड्रिल डाउन एंड एनॉमली डिटेक्शन। अब कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन
का वर्ड हमने कल भी आई थिंक डिस्कस किया था शायद, कोरिलेशन मैट्रिसेस हमने ऊपर पढ़े थे। तो कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या लिंक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो सेल्स पे क्या इफेक्ट है, अगर सेल्स भी उसी तरह इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है इनका एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन में एक एग्जांपल क्या है, जैसे कि हॉस्पिटल, अगर आप एक हॉस्पिटल पे डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या होंगे कि हॉस्पिटल में रीएडमिशंस एक वेरिएबल है। रीएडमिशन का मतलब क्या है कि एक पेशेंट एक दफा डिस्चार्ज हुआ और वो दोबारा उसने एडमिशन, दोबारा उसको वही प्रॉब्लम या उससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आई और उसको दोबारा हॉस्पिटल ने एडमिट किया, वो इस वेरिएबल को कंपेयर किया गया पोस्ट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस के साथ। मतलब जब उस एक पेशेंट पहली दफा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना, उसको ट्रीट किया गया, ट्रीट करने के बाद जब डिस्चार्ज करने लगे थे तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई, ठीक है, कि आपने इस चीज की फॉर एग्जांपल एहतियात करनी है, इन खानों से परहेज करना है, दवाइयां ये वाली लेनी है, ये तमाम चीज। अब वही पेशेंट सपोज 10 दिन बाद दोबारा एडमिट हुए तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये है रीएडमिशन। ठीक है ना, ये क्या है, रीएडमिशन। तो हॉस्पिटल ने एक एनालिसिस क्या किया कि जो रीएडमिशन है, जितने पेशेंट्स रीएडमिट कर रहे हैं उसको लिंक किया उनकी पोस्ट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो पता क्या लगा, पता ये लगा कि जहां पर पोस्ट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थी उन केसेस में रीएडमिशंस ज्यादा थे। जिधर पोस्ट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस क्लियर थी, प्रॉपर थी, उनमें जो रीएडमिशन थे वो, तो आपको क्या पता लग गया, आपको रीएडमिशन का रीजन पता लग गया, आपको रीएडमिशन का रीजन पता लग गया, क्योंकि यहीं से हॉस्पिटल, इन्हीं चीजों से हॉस्पिटल फिर आगे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करे। वरना तो हॉस्पिटल की जो इमेज है वो खराब हो जाएगा ना। बात थोड़ी समझ आ रही है। इसी तरीके से एक टेक्निक जो वाई में यूज होती है ना, दैट इज नोन एज ड्रिल डाउन एनालिसिस। ड्रिल डाउन, ड्रिल डाउन का मतलब होता है आपके पास एक टोटल चीज है ना, आप उसको ब्रेक डाउन करें ताकि आपको हिडन पैटर्न्स रिवील हो। फॉर एग्जांपल आपको पता लगा आपकी सेल्स जो है वो लास्ट ईयर से, टोटल सेल्स लास्ट ईयर से रिड्यूस हुई। अब आप डिफरेंट लोकेशंस में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको देखना है ये जो टोटल सेल्स की फिगर है इसको ब्रेक डाउन करना है इनटू फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, इनटू डिफरेंट सिटीज, और फिर आपको करंट ईयर की सेल्स को लास्ट ईयर की प्रोडक्ट वाइज या सिटी वाइज सेल से कंपेयर करके देखना है कि एक्चुअली जो रिडक्शन है वो प्रोडक्ट ए की वजह से हुआ, प्रोडक्ट बी की वजह से हुआ, या प्रोडक्ट सी की वजह से हुआ, लोकेशन ए की वजह से हुआ, बी की वजह से हुआ, सी। क्योंकि इसमें आपको बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स मिल सकते हैं कि कुछ लोकेशंस में तो सेल्स एक्चुअली पास्ट ईयर से इंक्रीज हुई हैं और कुछ लोकेशन में डिक्रीज हुई है। तो वो डिक्रीज क्योंकि ज्यादा था तो टोटल डिक्रीज हमें ज्यादा नजर आ रही है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, ये नहीं क्लियर हुई। इसको यूं करते हैं कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हमारे पास इधर हम लिख लेते हैं लोकेशंस, ठीक है, बल्कि पहले लिखते हैं सेल्स। हमारे पास सेल्स हैं सपोजिडली 1 मिलियन की इस साल में, ये हो गया हमारा 2025 और ये हो गया 2024। हमारी सेल्स है 1 मिलियन की। लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी, सपोज कर लेते हैं
1.5 मिलियन। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं करंट ईयर की सेल्स को लास्ट ईयर से, तो मुझे 33% का डिक्रीज नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ये तो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस, सबके बोनसेस कैंसल। ये मैं डिसीजन इस बेसिस पे अगर ले लूं, तो मेरे ख्याल में वो जरा गलत डिसीजन हो जाएगा, या वो शायद एंड में यही डिसीजन लूं, लेकिन वो शायद फेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं, सपोज कर लेते हैं चार तीन लोकेशंस पे, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। ठीक है। मैं इधर चार लोकेशंस पे अपना काम कर, तीन लोकेशंस पे काम कर रहा हूं। अब कराची में फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्यों कर लेता हूं मैं, और एक है मेरी अदर्स। इसको कर देता हूं। यहां तक बात समझ में आई। अब मैंने क्या किया कि लोग ड्रिल डाउन कर रहा हूं, तो मुझे पता लगा कि भाई ठीक है सेल्स कम हुई है, लेकिन एक्चुअली लाहौर ने तो अपनी सेल्स बढ़ाई है एज कम्पेयर टू पास्ट। कराची में कम हुई। इस्लामाबाद ने अगर बढ़ाई नहीं है तो कमी का भी रीजन वो नहीं। और अदर्स में भी कोई 60% की रिडक्शन हुई है। ये क्या है? ये ड्रिल डाउन। जब आपने टोटल, ये था टोटल बेसिस, और ये क्या था? ब्रोकन बेसिस पे, डिसएग्रीगेटेड बेसिस। ये बात समझ में आ रही है? अब क्लियर है सर? अच्छा। इसी तरीके से ड्रिल डाउन एनालिसिस में फॉर एग्जांपल जिस तरह जो रीएडमिशंस हुए, अब आपने उसको एक और वेरिएबल से लिंक किया कि भाई मर्ज क्या था। फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई किया कि किस किस्म की डिजीजेस के अंदर रीएडमिशन ज्यादा हुआ। ये ड्रिल डाउन एनालिसिस होगा। तो आपने डिजीज वाइज जब देखा तो आपने कहा कि जो हार्ट पेशेंट्स, उधर ज्यादा रीएडमिशन के केसेस हमें। ठीक है। इस तरीके से फिर आपके पास एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली डिटेक्शन का मतलब है अनयूजुअल डाटा पॉइंट्स। अनयूजुअल डाटा पॉइंट्स। अनयूजुअल डाटा पॉइंट्स किस तरह के हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एनालिसिस किया किस तरीके से, डॉक्टर वाइज या सर्जन वाइज। फॉर एग्जांपल अगर सर्जरीज है, डॉक्टर वाइज या सर्जन वाइज एनालिसिस किया, तो आपको क्या चीज पता लगी कि कुछ सर्टन डॉक्टर्स हैं जिनके केसेस में रीएडमिशन ज्यादा, बाकी डॉक्टर्स के केस में रीएडमिशन की रेशियो बहुत कम। बात समझ में आ रही है? ये क्या? एनॉमली डिटेक्शन। क्योंकि वहां पर बिहेवियर अनयूजुअल है ना। सपोज 10 डॉक्टर हैं, 8 डॉक्टर्स के केस में रीएडमिशन रेशियो है 1%, और रिमेनिंग 2 डॉक्टर्स के केस में रीएडमिशन रेशियो है 20%। तो ये 20% एक एनोमलस ट्रेंड को, एक अनयूजुअल ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना।
यूजुअल तो 1%। थोड़ी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये हमारा डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हुए कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ। तो जो आपके डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हैं वो किस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, व्हाट। जो आपके डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हैं वो किस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, व्हाई। अच्छा, अब जो आपके प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हैं वो किस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, वो प्रिडिक्ट करने में मदद देती हैं। ये एनालिटिकल टूल्स किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में हेल्प करते हैं, आपको प्रिडिक्ट करने में, फोरकास्ट करने में मदद देते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। और इसमें डिफरेंट किस्म के जो पास्ट डाटा और मॉडल्स हैं उनको यूज करके किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली, आपके ख्याल में क्या हम ये पढ़ चुके हैं? ये हम पढ़ चुके हैं, इनकी टेक्निक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कल जब हमने पढ़ा था डेटा मॉडलिंग, तो उसमें हमने रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन और टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, शाबाश, ये चार टेक्निक्स पढ़ी थी। यही बेसिक, इसीलिए मैंने यहाँ पर अब वो रिपीट नहीं की, और इसमें मशीन लर्निंग वगैरह का यूज, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज, वो सब कुछ था। यहाँ पर वो उसकी डिटेल रिपीट नहीं की, क्या मेंशन कर दी है, कवर्ड इन डाटा मॉडलिंग स्टेज ऑफ डाटा एनालिटिक्स साइकिल। वो जो कल डाटा एनालिटिक्स साइकिल पढ़ी थी, उसकी जो चौथी स्टेज थी डाटा मॉडलिंग, उसके अंदर हमने ये सारी टेक्निक्स कवर कर ली। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक इसमें ऐड की है कि व्हेन प्रिडिक्टिंग लोन डिफॉल्ट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। आपके पास हिस्टोरिकल डाटा था, आपने ये सारी, जब ये क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन वगैरह, जब ये टेक्निक्स लगाई, तो आपको पता लग गया कि फ्यूचर में ये कस्टमर्स हैं। क्लासिफिकेशन में उसने क्या कर दिया, क्लस्टरिंग में तो क्या हुआ होगा कि सारा डाटा मशीन के अंदर फेंका और उसको कहा कि यहां से भी आप जरा क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन का डिफरेंस समझ लें। क्लस्टरिंग के लिए याद रखिएगा, क्लस्टरिंग है मेथड ऑफ डिस्कवरी, मेथड ऑफ डिस्कवरी। और क्लासिफिकेशन से आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करते हैं। डिस्कवरी क्या है, आपने जितने भी कस्टमर्स को लोन्स दिए हुए, उनकी सारी जो डिटेल्स थी, उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, उनकी सैलरीज, उनके पास्ट जो रीपेमेंट ट्रेंड्स थे, सारा डाटा सिस्टम के अंदर क्या कर दिया, लोड कर दिया। और सिस्टम को कहा इसमें से क्लस्टर्स या ग्रुप्स बनाए। अब सिस्टम, ये क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग। ये क्या है, आपने उसको कोई कमांड्स नहीं दी कि डाटा को इस तरीके से क्लासिफाई करो, उस तरह। उसने कहा जो समझ आता है ना इस डाटा के ऊपर कर दो। तो और ये क्या है, ये मशीन लर्निंग की बेसिकली एक फॉर्म। आपने उस मशीन को ये टास्क दिया कि इसके क्लस्टर्स या सेगमेंट्स या ग्रुप्स बना दो। उसने ग्रुप्स बनाए कि जी ये कस्टमर्स हैं, जो पैटर्न उसने बताया कि ये कस्टमर्स हैं जिनकी रीपेमेंट में भी फॉल्ट्स हैं, हिस्ट्री में भी इन्होंने डिफॉल्ट किया, और इनकी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं है। मतलब वो क्लस्टर्स कैसे बना रहा होगा, कस्टमर्स या बोरोवर्स विद रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एक क्लस्टर, बोरोवर्स विद लो सैलरीज, ये उसने डिफरेंट किस्म के क्या बना दिए, क्लस्टर्स बना दिए। अब क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा, क्लासिफिकेशन है प्रिडिक्शन के लिए यूज होना है। तो क्लासिफिकेशन मॉडल ये करेगा कि उनको लेबल्स असाइन कर देगा कि इसमें ये कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स हैं जिनमें डिफॉल्ट रिस्क आए, इनमें ये कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स है जिनमें डिफॉल्ट रिस्क मीडियम है, इसमें ये कैटेगरी ऑफ कस्टमर है जिसमें डिफॉल्ट रिस्क लो। ये क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, ये एक तरह की प्रिडिक्शन है कि ये फ्यूचर में डिफॉल्ट करने की इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। ताकि अब ये आपके लिए एज फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना क्यों जरूरी है, ताकि फिर आप उसके आगे कोई बंद बांध लें, आप उसके आगे कोई बांध बांध ले, मतलब उसके आगे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स, कोई करेक्टिव मेजर्स
अडॉप्ट कर लें। और ये जो मेजर्स अडॉप्ट करने की बात होती है ना, ये कवर होती है कहाँ पर? ये कवर होती है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर। ये कहाँ पे कवर होती है? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में। व्हाट शुड वी डू? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, व्हाट हैपेंड? डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, व्हाई हैपेंड? उसके बाद अभी कौन सा पढ़ा था? बस इतनी इतनी जल्दी भूलते हैं। वो जो डीपी स्क्वायर था ना, वो इसलिए काम आ सकता। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, यही बताना था। और हैरान मत होइएगा कि जिस दिन नॉमिनल ऑर्डिनल डाटा भूल गए, जिस दिन। और अभी कितने चैप्टर पढ़े हैं? एक पढ़े। तो इसलिए बस ये बताना। हालांकि जैसे ही याद आया प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, तो फौरन याद आ गया कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होता है प्रिडिक्ट करना। ये एनालिटिक्स होते हैं जो आपको प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और जो फ्यूचर में हो सकता है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज जस्ट लाइक अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मुराद है वो जो नहीं पर्ची के ऊपर लिखता है ये दवाइयां आप जो है वो लें, ये प्रिस्क्रिप्शन होती है कि दिस इज व्हाट यू शुड डू। इस मर्ज को, जो मर्ज आपको लाहक है, उसके हल के लिए, उसके उसको ठीक करने के लिए आपको ये मेडिसिन लेने चाहिए। तो बिजनेस को जो प्रॉब्लम्स दरपेश हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में उसको कुछ मसले आ सकते हैं, उसके लिए बिजनेस को आज क्या करना चाहिए, ये कैसे पता लगता है क्या करना चाहिए? ये पता लगता है थ्रू प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। और इसी वजह से अगर आप देखें तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को क्या बताया जा रहा है? व्हाट शुड वी डू? इट रिकमेंड्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि बिजनेस को क्या एक्शन, क्या स्टेप्स, क्या डिसीजंस लेने चाहिए। अब इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको सैड के तौर पे क्लासिफाई की है। और अगेन सारी टेक्निक्स में बड़े आप कह लें कि टेक्निकल किस्म के जार्गन्स यूज हुए हैं, बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज हुए हैं, लेकिन जब समझ जाएंगे तो फिर इतना मुश्किल नहीं रहेगा। याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का क्यों मैं आपको साथ साथ तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए चीजें जाहिर सी बात है पेपर के अंदर जब आपने एक्सप्लेन करनी है, तो वो वर्ड्स, वो लैंग्वेज आपके माइंड में होगी तो आप एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वो चीजें रिटेन तो आपने बहरहाल करनी है। सैड मतलब सिम्युलेशंस, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स और डिसीजन ट्रीज। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू पता लगता है कि व्हाट शुड वी डू। अब ये तीनों वर्ड्स या तीनों टेक्निक सुन के टू बी ऑनेस्ट विद यू दिल बैठता है कि ये सिमुलेशन क्या है, ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स क्या है। ठीक है ना, एक दिल को कुछ होता था, डिसीजन ट्रीज क्या है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है सिम्युलेशन। सिम्युलेशन का मतलब होता है कि कोई चीज आप रियल एनवायरनमेंट में ना करें, एक इमेजिनरी एनवायरनमेंट में करना। किसी चीज का रियल एनवायरनमेंट में नहीं बल्कि इमेजिनरी एनवायरनमेंट में करना। मिसाल के तौर पे अभी आप फर्म नहीं गए, अभी आप फर्म नहीं गए, मैं आपको कहूं कि अभी हम कॉलेज के अंदर हैं और मैं आपको यहां पर ऑडिट करवाना शुरू कर दूं प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे इस क्लास में हम एक प्रैक्टिकली ऑडिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स को वेरीफाई करने। तो ये क्या है? ये होगी ऑडिट सिम्युलेशन, कि आप उसका एक मंजर जो है, रियली ये ऑडिट नहीं हो रहा, लेकिन आप उसका एक मंजर, उसका एक फ्लेवर जो है वो हासिल कर लें। तो सिमुलेशंस बिल्कुल इसी तरीके से है कि बिजनेस जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स फ्यूचर में फेस कर सकते, वो उनको क्या कर ले, बिफोर हैंड आइडेंटिफाई कर ले, विजुलाइज कर ले, और देखे कि अगर ये सिचुएशन हो जाती है
तो फिर मेरे पास फॉर एग्जांपल कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, बफर इन्वेंट्री, एडिशनल इन्वेंट्री, सेफ्टी इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, ये बेसिकली क्या है, सिमुलेशन। फॉर एग्जांपल आप हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर उसके, ये पेप्सी के, कोक के। अब कराची में फॉर एग्जांपल कल एक अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई, तो अगर बिजनेस ने सिमुलेशन की हुई होगी ना, जो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो उसने सोचा हुआ होगा कि अगर अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो जाए तो मेरी कितनी कितनी इन्वेंट्री कहां पर पड़ी होनी चाहिए, और अगर वो नहीं होगी तो क्या नुकसान हो। तो आप पहले से, अगर आपने ये सिमुलेशन की होगी, तो फिर आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक्ट अपॉन कर सकते हैं। तो अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने इस तरीके से इसको प्लान आउट किया होगा, तो उसके किसी भी रिटेलर के पास शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि फ्लड्स लाइक सिचुएशन के अंदर चीजें पहुंचाना जरा मुश्किल हो जाएगा ना। बात थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है। तो सिमुलेशन क्या है, क्रिएटिंग मॉडल्स टू टेस्ट डिफरेंट सिनेरियोज एंड अंडरस्टैंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट। इसको जो है ना, वो सिनेरियो प्लानिंग या व्हाट इफ एनालिसिस भी कहते हैं। इसको सिनेरियो प्लानिंग या व्हाट इफ एनालिसिस भी कहते हैं। कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइस को कम कर दूं, आपको जो आपके ये थे डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, उसमें पता लगा कि आपकी जो प्राइस है वो ज्यादा है, दैट इज व्हाई यू डोंट हैव दैट मच कस्टमर्स। तो आपने जो अपने प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स थे, उससे आपको पता लगा कि आपका एक मेजर चंक ऑफ कस्टमर्स जो है वो एट अ रिस्क ऑफ मूविंग टू द कंपेटिटर्स। तो आपने इसके प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में व्हाट शुड वी डू में एक सिमुलेशन की, कि अगर हम प्राइस को 20% कम कर दें तो हमारे डिमांड पे क्या इफेक्ट है, 30% कम कर दें तो डिमांड पे क्या इफेक्ट है। ये अभी आपने कम की नहीं है, आप उसके क्या करें, सिनेरियोज प्लान करें कि सिनेरियो वन ये है कि प्राइस 20% कम हो, सिनेरियो टू ये है प्राइस 30% कम हो जाए तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। आप उसको इन एडवांस सिमुलेट कर रही हैं, उसको देख रही हैं कि उसका इफेक्ट क्या होगा। दूसरी चीज क्या है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन के वर्ड को पहले समझ लें। एल्गोरिदम्स तो क्या है, जो ऑटोमेटिक मशीन टेक्निक्स रन करके चीजें परफॉर्म करती है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है मैक्स, बेस्ट करना, गिवन रिसोर्सेज के अंदर बेस्ट करना, दैट इज बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन। जरूरी नहीं है मैक्सिमाइजेशन ही। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ये बात समझ में आ रही है, कॉस्ट को मिनिमम करना भी ऑप्टिमाइज करने वाली बात है, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना भी ऑप्टिमाइज करने वाली बात है। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, अभी आप लोगों ने आगे इंशाल्लाह ग्रुप बी में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंशाल्लाह। उसके अंदर खास तौर पे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है ये ऑप्टिमाइजेशन का। वो कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो दो प्रोडक्ट्स बना रही है और दोनों के अंदर सेम ही मटेरियल यूज होता है। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स बना रही है, दोनों के अंदर सेम ही मटेरियल यूज होता है। एक प्रोडक्ट का मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन है सेल पे, वो ज्यादा है, दूसरे का कम है। अच्छा, आपके पास जो मटेरियल है ना, वो शॉर्ट है। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गो, अब ये आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आप दो, और डिमांड आप दोनों की पूरी नहीं फुलफिल कर सकते। ठीक है, प्रोडक्ट ए की भी डिमांड है, प्रोडक्ट बी की भी डिमांड है, लेकिन आपके पास जो मटेरियल है वो शॉर्ट है। आप दोनों प्रोडक्ट्स उतनी नहीं बना सकते कि जितनी डिमांड है। तो आप क्या करते हैं, आप सिस्टम को के अंदर ये डाटा अपलोड करते हैं कि भाई ये मेरी एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, एक पे डिमांड इतनी है, दूसरी पे डिमांड इतनी है, प्रोडक्ट ए पे मुझे इतना प्रॉफिट होता है पर यूनिट,
प्रोडक्ट बी पे मुझे इतना प्रॉफिट होता है पर यूनिट। आप मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन या एक ऐसा प्रोडक्शन क्वांटिटीज बताएं प्रोडक्ट ए और बी की कि मैं अपना प्रॉफिट क्या कर लूं, मैक्सिमाइज कर। तो ये जो एल्गोरिदम रन होके आपको एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बताया गया, इसको क्या कह रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। कि व्हाट शुड वी डू, वी शुड मेक दिस मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड दिस मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बी। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। बिल्कुल, यहाँ पर मशीन लर्निंग और इस तरह की जो जितनी भी आपकी एआई के जो टूल्स हैं वो बड़े एक्सटेंसिवली यूज हों। ठीक है, लेकिन अभी जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाएंगे तो मशीन लर्निंग नहीं इस्तेमाल होगी, वहां पे आपको कैलकुलेशन एक प्रॉपर करनी करनी होगी। बट द वे थिंग्स आर मूविंग, आई थिंक ये इसकी रैशनलाइजेशन की भी जरूरत है कि वो चीजें ज्यादा हो जहां पर ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज, पहले मैंने सोचा कि मैं इधर एक डिसीजन ट्री पूरा इंक्लूड कर लूं नोट्स के अंदर, पर फिर मैंने कहा कि जो चीज आपके स्टडी टेक्स्ट में नहीं गिवन है उस डिटेल के अंदर ना जाया जाए। मैंने बहुत सी चीजें नोट्स में ऐड करके फिर उनको माइनस किया, फॉर द रीजन के अगर कॉन्सेप्ट, हाँ कहीं पे अगर आप कहेंगे ना नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया, वहां पर फिर मैं आपको एग्जाम्पल वैसे डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। लेकिन इसमें अब डिसीजन ट्री के अंदर क्या है, graphical representation of possible decisions and their potential outcomes, helping organizations choose the best course of action। डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू टेक्निक तो नहीं पढ़ी क्वांटिटेटिव मेथड्स में, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना आउटकम से और फिर सारों को जमा कर लेना, समेशन एक्स पी एक्स, पढ़ी है? ये बेसिकली डिसीजन ट्री उसी टेक्निक के ऊपर बेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता लगे जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स थे। अब मैं अगर आपको पूरी आखिरी एग्जाम्पल पे आखिरी स्टेज पे है ना, तो अगर स्टार्ट से जरा कनेक्ट करते रहे, पहले एनालिटिक्स की स्टेज क्या थी, डिस्क्रिप्टिव। क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब देखें आपका ये याद हो गया क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, लेकिन नामों पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई मसला नहीं। पहली स्टेज क्या थी, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, पता लगा सेल्स क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। दूसरा स्टेज क्या थी, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, किस वजह से, तो उसमें आपको पता जो वजह पता लगी वो ये थी कि जी फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट आउटडेटेड, ये वजह आपको पता लग गई एनालिटिक्स। तीसरी पता लग सकता है ना, फॉर एग्जांपल कस्टमर रिव्यूज थे, उन्होंने कहा कंपेटिटर्स कहाँ पहुंच गए आपके, तो कस्टमर रिव्यूज के एनालिसिस से आपको पता लग गया कि जी ये रीजन है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्शन ये है कि अगर यूं ही चलता रहा तो सेल्स मजीद रिड्यूस होंगी। फिर क्या था, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए में क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए। तो उसमें कंपनी ने कहा कि दो, इन दोनों में से ना, प्रोडक्ट ए या बी में से कोई एक नई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए इज अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बी इज अ न्यू प्रोडक्ट, इन दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट ए में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आगे दो पॉसिबिलिटी, एक तो इन्वेस्टमेंट की एक अमाउंट है, सपोज 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यहां है और यहां 120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना। अब प्रोडक्ट ए में अगर इन्वेस्ट करती हैं और इकोनॉमी बूम पे है, ये आपने वर्ड सीखे होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, बूम एंड रिसेशन। बूम मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रिसेशन मतलब इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। अब इकोनॉमी के बूम पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है सपोज 70%,
और रिसेशन में कितनी है, जाने की फिर 30%, क्योंकि टोटल ये जो सम होता है ये हमेशा क्या होना चाहिए, 1 या 100%। यही चीज इधर कॉपी हो गई। अगर इकोनॉमी बूम पे जाती तो इसमें जो प्रॉफिट हो सकता है अगर इकोनॉमी बूम पे जाए प्रोडक्ट ए बेचने से, वो है सपोज 30, सपोज कर लेते हैं 1000 मिलियन। और अगर रिसेशन में जाती है तो प्रॉफिट कितना हो सकता है 500 मिलियन। इसी तरीके से यहां पर प्रॉफिट कितना हो सकता है बूम के अंदर, से फॉर एग्जांपल 800 मिलियन। और इस केस में प्रॉफिट हो सकता है 400 मिलियन। ये बात समझ में आ रही है? ये आप लोगों ने शायद टेबुलर फॉर्म में पढ़ा होगा। जहां तक अगर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू की ये कैलकुलेशन सीखी हुई है ना, तो शायद आपने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा होगा। अब जिसमें आपने एक कॉलम में लिखी होंगी प्रोबेबिलिटीज, दूसरे कॉलम में लिखे होंगे आउटकम्स। अब करेंगे क्या, डिसीजन करना है ना, व्हाट शुड वी डू, वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। क्या हमें प्रोडक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रोडक्ट बी में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये जो फैसला करना है कि प्रोडक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहिए या बी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये फैसला कैसे होगा? 1000 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 70% प्लस 500 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 30% माइनस 100 मिलियन। ये प्रोडक्ट ए का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग करते थे, समझ आ गया? नहीं भी करते थे ना, तो ये जो जितना कुछ मैंने बताया ये सिर्फ ये बताने के लिए बताया है कि अगर प्रॉफिट, ये सारी कैलकुलेशंस करके, सपोज प्रोडक्ट ए से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 200 मिलियन, ये सारी कैलकुलेशंस करके प्रोडक्ट बी से प्रॉफिट है 150 मिलियन। तो डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट शुड वी डू, हमें अगर सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर करना है तो उसकी बेसिस पे हमें प्रोडक्ट ए लॉन्च करना है। बात समझ में आ रही? ये कैलकुलेशंस क्या आपसे पेपर में करवाई जाएंगी? नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। वो क्योंकि वर्ड यूज होता है ना डिसीजन ट्रीज का, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये ट्री भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना, ब्रांचेज हैं, बट कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको कितनी बात पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की एक टेक्निक है जिसमें जो डिसीजंस हैं, मतलब कि प्रोडक्ट ए लेने लॉन्च करना है प्रोडक्ट बी, और उनके पोटेंशियल आउटकम्स ये क्या है, ये इनके पोटेंशियल आउटकम्स हैं, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसके ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू की टेक्निक लगाई जाती है और ये फैसला किया जाता है कि प्रोडक्ट ए में इन्वेस्ट करना है प्रोडक्ट बी। नहीं समझ आ रहा? क्लियर हो? अच्छा, ये जो है ना, ये आपने मैंडेटरी रीडिंग है, ये आपने लाजमन रीडिंग करनी है। एप्लीकेशंस ऑफ डाटा एनालिटिक्स स्टेजेस टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, यहां पर आपको रिटेल, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एयरलाइन, एक तो ये है। साथ अब आपने इंडस्ट्री ऑफ योर ओन चॉइस, ये चार तो हो गई ना। साथ आपने अपनी मर्जी की कोई इंडस्ट्री चूज करनी, कोई एक इंडस्ट्री, और वो आपने इसके आगे या अपने पास का लिख के लाना है। मैं एक एक स्टूडेंट का वो चीज जो है वो रीड आउट करूंगा, चाहे उसको वैसे आप रिसर्च करें, चाहे पहले खुद सोचें कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें कोई भी इंडस्ट्री जो आपको इंटरेस्ट करती है उसको आप पिक कर लें, और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल क्या बैंकिंग इंडस्ट्री में भी एनालिटिक्स यूज होते होंगे भाई? कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें नहीं यूज होते होंगे? हर जगह। कोई स्कूल है तो क्या उधर एनालिटिक्स यूज होते होंगे? तो ये आपने जो है ना वो pick करना। ठीक है, ये एक लिख लेंगे। तो कल आपने कितनी असाइनमेंट्स हैं? 3 असाइनमेंट्स हो गई हैं। एक क्वेश्चन बैंक, दूसरा जो एडिशनल वर्कशीट थी,
और तीसरा ये वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, इसमें ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करते जाएं। डेटा एनालिटिक्स मैच्योरिटी मॉडल, डेटा एनालिटिक्स मैच्योरिटी मॉडल। डेटा, ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये इस ग्राफ के अंदर आपको ये सारी स्टेजेस दिख रही हैं। इसके बारे में कुछ एनालिसिस की है, इसके बारे में कुछ एनालिसिस की है। वो एनालिसिस क्या है कि जैसे जैसे हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की तरफ मूव करती, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की तरफ मूव करते हैं, तो तीन वेरिएबल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे हम डिस्क्रिप्टिव से प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की तरफ मूव करते हैं, तो जो ह्यूमन इनपुट इन डिसीजन मेकिंग है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ह्यूमन इनपुट, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट मतलब, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप याद करें प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की स्टेज में, तो हम पहुंच के क्या कर रहे थे, मशीन के अंदर डाटा डालो, उसको कहो के बताए आप। तो क्या है कि ह्यूमन इनपुट कम होता जाता है जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन इंक्रीज करती जाती है। कैसे? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स तो सिंपली ये है क्या हुआ, दिस इज नॉट, आप इफेक्टिवली कोई डिसीजन इधर ले ही नहीं रहे, क्यों हुआ ये भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। लेकिन आगे जैसे ही आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पे जो लास्ट स्टेज है, व्हाट शुड वी डू, दिस प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, डिफिकल्ट डिसीजन। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव से प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की स्टेज पे जब हम मूव करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सादा सी एग्जांपल है, आप ये देखें, एक कंपनी अगर इस स्टेज पे रुक जाए, ये ड्रिल डाउन एनालिसिस कर लिया, ये ड्रिल डाउन एनालिसिस हो गया, ये किस स्टेज में था, डायग्नोस्टिक। आप रीजंस फाइंड आउट करना चाह रहे थे ना, तो आपने इसका एनालिसिस कर लिया। ये जो था ना डायग्नोस्टिक एनालिसिस, इसमें हमने ड्रिल डाउन एनालिसिस सीखा था, तो आपने ये एनालिसिस कर लिया। और इसके आगे फिर आपने कोई प्रिडिक्टिव या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स नहीं किए, तो क्या इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ज्यादा वैल्यूएबल है, या व्हाट शुड वी डू, या व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर, वो ज्यादा वैल्यूएबल है? आई थिंक वो ज्यादा वैल्यूएबल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बड़ा एक सिंपल सा इसके अंदर ये मॉडल इंक्लूड हुआ है कि डेटा एनालिटिक्स मैच्योरिटी मॉडल इसको कहते हैं, कि जैसे जैसे हम डिस्क्रिप्टिव से प्रिस्क्रिप्टिव की तरफ मूव करते हैं, तो ह्यूमन इनपुट कम हो जाता है, लेकिन डिसीजन की कॉम्प्लेक्सिटी और इंफॉर्मेशन या डिसीजन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और लास्टली, ये एक चीज सिर्फ एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में टेस्ट हो सकती है, कि डेटा एनालिटिक्स एक आपको सिनेरियो बना दे, और उसमें ये हो कि जी डेटा तो बहुत सा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत से मसले आ रहे हैं जिसका कोई एनालिसिस नहीं हो रहा, तो आप बताएं कि इस कंपनी को क्यों डेटा एनालिटिक्स यूज करना चाहिए। तो क्यों का जवाब क्या है? अब ये रीजन जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीजें आपको पहले ही पता है। डेटा एनालिटिक्स से आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। अब आप अपने गेस वर्क पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, डिसीजन मेकिंग इज डेटा ड्रिवन, फैक्चुअल, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मैं अपने कोई अपनी पर्सनल लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, बल्कि फैक्ट की बेसिस पर, डेटा की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग। फिर इससे क्या होगा, एफिशिएंसीज आएंगी, इन एफिशिएंसीज का पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये दो डॉक्टर्स हैं जिनके रीएडमिशंस ज्यादा हैं, तो दे आर प्रोबेबली नॉट परफॉर्मिंग अप टू दी मार्क। समझ आ रही है बात? डेटा एनालिटिक्स, अगर सिर्फ ये डेटा पड़ा रहता, आप एनालिटिक्स ना करते,
तो आपको तो इनएफिशिएंसीज का पता ही ना लगता। बात क्लियर है ना? कंपेटिटिव एडवांटेज, अपनी कस्टमर इंसाइट्स के थ्रू कस्टमर्स को बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर सकते। अच्छा, क्या कोई चैलेंजेस भी हैं? हाँ जी, चैलेंजेस। और चैलेंजेस वही हैं जो हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़े। आपको याद है हमने चैप्टर 1 में डेटा क्वालिटी के ऊपर बात की थी और एक वो यूज किया था रैट। बस खत्म। रैट, अगर डेटा रेलेवेंट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, टाइमली नहीं है, कंप्लीट नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो वो जो फिर साथ मैंने लिंक करवाया था गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गलत डेटा डालेंगे सिस्टम के अंदर, आपसे उससे वो डिसीजन भी गलत करवाएगा, क्योंकि वो उसको डेटा एक्यूरेसी का तो नहीं पता ना, डेटा तो आपने इनपुट की है। तो डेटा की एक्यूरेसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से जो हम चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 3 के बाद हम चैप्टर 4 कवर करेंगे, तो इसमें हम काफी सारी इस तरह की चीजें जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? तो चैलेंज जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि ये जो जार्गन है, ड्रिल डाउन एनालिसिस कहाँ पर है, एग्रीगेशन कहाँ पर है, ये क्लस्टरिंग है, क्लासिफिकेशन है, टाइम सीरीज फोरकास्ट है, तो इसका एक ही हल है। और वो हल क्या है? इसको रेगुलर बेसिस पे आप डेली का डेली रिवाइज करें और प्लस पिछले कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करें। अब हमने एक दो चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो जब हम नेक्स्ट वीक में अब जाया करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में कुछ टॉपिक्स बता दिया करूंगा, और ऐसा नहीं होगा कि पूरा चैप्टर, उसमें से कुछ एरियाज, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दो तीन टॉपिक्स बताऊं कि जी आपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस कवर करना है और डेटा एनालिटिक्स की साइकिल में भी ये दो स्टेजेस कवर करनी है, तो आई थिंक वो आपके लिए जरा डुएबल हो जाएगा, ताकि आपका पिछले भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। बाकी इसकी असाइनमेंट वगैरह वो इस चैप्टर की जो है वो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में जो है वो